बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सादिया वास्तेव का आज हम बात करेंगे द पंजाब कमर्शियल कोर्ट्स आर्डीनेंस 2021 की। इस आर्डीनेंस के तहत कमर्शियल कोर्ट्स का क्याम किया गया है। कारोबारी मामलात की एक अलहदा अदालत बनाई गई है और ये कारोबारी जो अफराद हैं, जो हमारे ट्रेडर्स हैं, जो ताजर हजरात हैं, उनके जो कंपनीज़ हैं, जो फर्म्स हैं, ठीक है, उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी और बहुत अच्छा कानून है जिसके तहत वो अपने मामलात को स्पीडी तौर पर जल्दी से जल्दी अपने मामलात को, अपने दावाजात को हल करवा सकते हैं। ठीक है, अमूमन जो सिविल केसेस हैं ये साल हर साल चलते हैं, लेकिन ये जो ऑर्डिनेंस लाया गया उन कंपनीज़ की सहूलत के लिए, कारोबारी अफराद की सहूलत के लिए, फर्म्स की सहूलत के लिए, उनके जो आपसी मामलात होते हैं, कारोबारी मामलात होते हैं, उनको जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए, उनके दावाजात को निपटाने के लिए ये जो ऑर्डिनेंस है इसका क्याम अमल में लाया गया है। और इसमें आज हम पढ़ेंगे मुकम्मल जो द पंजाब कमर्शियल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 2021 है। ये मैं इसके जो इसको मुकम्मल आपके साथ शेयर करूंगा, आपके साथ जो सेक्शन बाय सेक्शन आपको एक खलासे के तौर पर आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, जिसमें दावे की दायरगी भी होगी, दावा का आगे जवाब दावा भी होगा, उसका लीव टू डिफेंड भी होगा, उसमें एविडेंस का तरीक़ेकार क्या होगा, उसका फ़ैसला कैसे होगा, उसकी डिग्री कैसे होगी, उसकी अपील कैसे होगी, उसकी इजरा कैसे होगी, इन केसेस को कौन सुनेगा, कहाँ पर फाइल होंगे, इसकी अपील कहाँ पर होगी, वो सारे मामलात इंशाल्लाह इस सिंगल वीडियो में आपको मैं इंशाल्लाह बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। सबसे पहले तो पंजाब कमर्शियल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 2021 है, ये इसके जो टोटल सेक्शंस हैं, ये टोटल सेक्शंस 23 हैं। ठीक है, और ये प्रोमलगेट किया गया 13 अप्रैल 2021 को, ये नाफजुल अमल में लाया गया है। ठीक है, इसके 23 सेक्शंस हैं। अब इसका जो बेसिक पर्पज़ है, जो इसका मकसद है वो क्या है? इसका जो मकसद है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन डी कमर्शियल डिस्प्यूट्स के हवाले से ये कोर्ट काम करेगी कि मीन्स एनी डिस्प्यूट क्लेम और काउंटर क्लेम अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट वेयर द वैल्यू ऑफ द क्लेम और काउंटर क्लेम इज 500,000 रुपीज़ और मोर आज सच अदर वैल्यू एज द गवर्नमेंट में नोटिफाई, कि जो कंपनीज के दरमियान जो कंट्रैक्चुअल, ठीक है, जो तनाज़े होंगे, जो उनके एग्रीमेंट्स के, जो उनके लेन देन के मामलात के हवाले से जो तनाज़ात होंगे, उनके हवाले से ये उन मामलात को डील करेगी। बेसिकली ये काम करेगी कि जो कंपनी, डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं, उनके जो आपसी मामलात हैं उन केसेस को डील करेगी। जो डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी, जो बाहर की कंपनी है या फर्म है, उनके जो आपसी मामलात हैं, जो उनके केसेस हैं, उनको ये डील करेगी। बिटवीन द फर्म्स के जो केसेस हैं उनको डील करेगी। ठीक है, और उसके अलावा जो जितनी भी कंपनीज़ हैं, ठीक है, जितनी भी कंपनीज़ हैं, जो अगर फर्म है, कंपनी है, जितनी भी कंपनी है, कारोबारी हजरात जो हैं जिनकी कंपनीज़ हैं, उनके तमाम जो कंट्रैक्चुअल मैटर होते हैं, जो उनके रिटन एग्रीमेंट्स के हवाले से, जो उनके इकरारनामे वगैरह, जो भी उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनकी वायलेशंस के हवाले से, उनकी रिकवरीज के हवाले से जितने भी मामलात होंगे तो वो ये कमर्शियल कोर्ट उनको डील करेगी। अब जो कमर्शियल कोर्ट का जो प्रोसीजर है वो अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 चलेगा, ज़ाब्ता दीवानी के तहत चलेगा, और लेकिन इसको थोड़ा सा स्पीडी बना दिया गया। अब इसमें आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो सेक्शन 3 है, इस सेक्शन में के तहत जो कमर्शियल कोर्ट्स हैं उनका क्याम अमल में लाया जाता है, जहाँ पर अदालत जो है वो ज़रूरी हाई कोर्ट जो है वो विद कंसल्टेशन ऑफ नोटिफिकेशन के ज़रिए गवर्नमेंट से कंसल्ट करने के बाद एक मुतलका ज़िले में या जहाँ पे वो ज़रूरत समझे वो एक कमर्शियल कोर्ट्स का क्याम अमल में लाई गई। और जो जज होगा, जो उससे प्रिजाइड करेगा, वो जो है वो चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन, जो हुकूमत है वो चीफ जस्टिस साहब की कंसल्टेशन के बाद एक डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करेगी, यानी कि उसकी जो काबिलियत है वो डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की काबिलियत होगी, जो कमर्शियल कोर्ट्स को लीड करेगा, जो उसको हेड करेगा, जो कमर्शियल कोर्ट का जज होगा। और उसके पास जो सिविल कोर्ट
कोर्ट सीपीसी में जो सिविल कोर्ट के पास इख्तियारात होते हैं वो तमाम के तमाम उस डिस्ट्रिक्ट जज, उस कमर्शियल कोर्ट के जज के पास इख्तियारात होंगे, और उसमें जितने भी उसके पास ऑल सूट्स प्रोसीडिंग्स अराइजिंग फ्रॉम और कनेक्टेड विद कमर्शियल डिस्प्यूट्स, जितने भी तजारती तनाज़ात होंगे वो सारे के सारे उनको वो सुनेगा और उनको वो डिसाइड करेगा। वो सारी की सारी प्रोसीडिंग्स जो है वो कमर्शियल कोर्ट की तरफ से वो कमर्शियल कोर्ट ही करेगी। अब इसमें आ जाता है जी सेक्शन नंबर 4 आ जाता है। सेक्शन नंबर 4 के मुताबिक जो चीफ जस्टिस है वो गवर्नमेंट जो है वो चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन के मुताबिक जो एक कमर्शियल कोर्ट सेक्रेटेरिएट जो है वो उसको इस्टेब्लिश करेगी। अब सेक्रेटेरिएट जो है उसका मकसद क्या होगा? उसका मकसद होगा कि जितने भी केसेस होंगे उनका डाटा मेंटेन करना, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना, उनकी जो मेंटेन्स केस लॉज रिपोजिटरी है, जो केस लॉज का ज़ख़ीरा है, उनको मेंटेन करना, जजेस की ट्रेनिंग के हवाले से मामलात करना, जो नए आने वाले जजेस हैं उनके हवाले से जो ट्रेनिंग्स हैं उनको गाइड करना, ठीक है। और जितनी भी ट्रिब्यूनल के मामलात होंगे, कमर्शियल कोर्ट्स के मामलात होंगे, उनकी डेली डायरी के हवाले से होंगे, कोर्ट्स जितना भी डाटा है वो सारा उसको एक तो वो उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी लेके आएंगे, ठीक है, कंप्यूटर फॉर्म में भी लेके आएंगे और उसका सारा डाटा सेव भी रखेंगे। ये सारा डाटा सेक्रेटेरिएट में होगा, ठीक है। और उसका जो स्टाफ है सेक्रेटेरिएट का वो जो गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करेगी। अब उसके बाद आ जाता है सेक्शन 5 रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार क्या है? रजिस्ट्रार ऑफ सेक्रेटेरिएट होगा एक ऐसा शख्स जो क्वालिफाइड टू बी डिस्ट्रिक्ट जज, जो भी एक डिस्ट्रिक्ट जज ही होगा, उसको बतौर रजिस्ट्रार उस सेक्रेटेरिएट का, यानी कि आप कह लें कि उस सेक्रेटेरिएट का आप उर्फ आम में चेयरमैन कह सकते हैं, ठीक है, उसका सरबराह कह सकते हैं, जो वो सेक्रेटेरिएट का बतौर रजिस्ट्रार काम करेगा और सेक्रेटेरिएट उसके अंडर काम करेगा, ठीक है। और वो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शंस ऑफ सेक्रेटेरिएट, जो सेक्रेटेरिएट की परफॉर्मेंस है उसका वो रिस्पॉन्सिबल होगा। अब उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 6 है एप्लीकेशन ऑफ कोड। तो इसमें ये कहा गया है कि जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत ही होगी कमर्शियल कोर्ट्स की, ठीक है। और मामलात को जल्दी से केसेस का फैसला करने के लिए कोई भी फैक्ट को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए अदालत एफिडेविट्स भी ले सकेगी, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 7 के मुताबिक प्रेजेंटेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ प्लेंट है, आपने दावा दायर करना है इस सेक्शन के तहत। और जो जिस अदालत ने अब कमर्शियल कोर्ट में दावा दायर हो गया, कमर्शियल कोर्ट ने क्या करना है कि पहली फुर्सत में प्रीमा फेशी पहली फुर्सत में उसकी जुरिस्डिक्शन के हवाले से, उसकी कॉज ऑफ एक्शन बनाए दावा के हवाले से और उसकी लिमिटेशन के हवाले से एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करना है कि इसमें कोई जुरिस्डिक्शन मैटर तो नहीं, कोई कॉज ऑफ एक्शन एरर तो नहीं, कोई लिमिटेशन एरर तो नहीं, ठीक है। और उसके बाद जो कंप्लेंट है, जो प्लेंट है, वो उसके साथ उतनी कॉपीज़ और उतने डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ होंगी जितने डिफेंडेंट होंगे, वो सारी सिविल वाली दायरगी होगी। उसमें जो लीगल हेयर्स हैं प्लेंटिव के वो भी होंगे, कंप्लीट लिस्ट ऑफ विटनेस, शेड्यूल गवाहान, उनके एफिडेविट्स, उनकी एविडेंस के हवाले से जो टेस्टमनीज हैं वो होंगी, जो डॉक्यूमेंट्स रिलाइड या रिलाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 7 रूल 14 CPC वो भी साथ में लगाएंगे। और अपेंडिक्स फॉर्म जो 14 अपेंडिक्स सी वो भी साथ में लगाएंगे, ठीक है। और जो अदालत है वो उस प्लेंट को एंटरटेन करने के बाद उसमें जो समन इशू करेगी, ठीक है। और समन इशू करने के बाद अगर समन इशू करने के बाद आ जाता है अगला प्रॉपर के अब समन इतला मुद्दला को इतला दे दी गई। अब सेक्शन 8 आ जाता है लीव टू डिफेंड। जैसे ही मुद्दले को पता चलेगा वो अब अदालत में पेश होगा और आते ही वो लीव टू डिफेंड फाइल करेगा, ठीक है। दरख्वास्त हक दफ़ा बराए हक दफ़ा वो फाइल करेगा, लीव टू डिफेंड एप्लीकेशन वो फाइल करेगा। और अगर वो लीव टू डिफेंड फाइल नहीं करता या वो पेश नहीं होता तो जो अदालत है, जो कमर्शियल कोर्ट है, वो केस को डिक्री कर देगी, ठीक है। और अगर वो फाइल पेश होता है पहली सर्विस से, जो उसको पहली इतला दी गई है सेक्शन 10 के मुताबिक जो उसको पहली इतला दी गई है,
उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसने लीव टू डिफेंड फाइल करनी है। और जो कमर्शियल कोर्ट है वो उस टाइम लिमिटेशन टाइम को एक्सटेंड भी कर सकती है, तो अगर वो अदालत को ये बावर करवा दे कि उसे उस इतला का नॉलेज नहीं था, उसे इल्म नहीं था। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेशन जो लीव टू डिफेंड है वो रिटन फॉर्म में होगी, रिटन स्टेटमेंट होगी, वो जवाब दावा ही होगा, उसमें आपने मुकम्मल जवाब दावा पुट करना है। ठीक है, उसमें आपने अपनी एविडेंस, अपने क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ, हर चीज़ उस लीव टू डिफेंड में ही सारी फाइल करनी, सारी उसमें लिखनी है। ठीक है, और उसके बाद प्लेंटिफ जो है, जो मुद्दई है, उसको एक सुनने का मौका दिया जाएगा, उससे उस लीव टू डिफेंड का जवाब मांगा जाएगा। जब वो जवाब फाइल करेगा तो उसके बाद आफ्टर फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर लीव टू डिफेंड द कमर्शियल कोर्ट शैल विद इन 15 डेज कंप्लीट प्रोसीडिंग एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर ऑर्डर 9A रूल 1 की जो मसालती प्रोसीडिंग्स हैं उनको जो अदालत है वो उनको कवर करेगी। ठीक है, उनको कवर करने के बाद वो अगर अदालत कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड भी मंगवाना चाहती है, पब्लिक ऑफिस से कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड मंगवाना चाहती है, तो अदालत इस सेक्शन के तहत सेक्शन 8 सब सेक्शन 6 के तहत वो अदालत जो है वो रिकॉर्ड मंगवा सकती है, उससे हेल्प ले सकती है। ठीक है, उसकी एप्लीकेशन भी दी जा सकती है और अदालत जो है वो ऑन मोशन भी वो उस पावर को यूज़ कर सकती है। उसके बाद अदालत जो है वो शैल ग्रांट डिफेंडेंट लीव टू डिफेंड, वो उसको इजाज़त दे देगी कि आप केस का दफा करें। ठीक है, और उसकी जो लीव टू डिफेंड उसको बतौर जवाब दावा कंसीडर कर लेगी, और उसकी वो जो एप्लीकेशन लीव टू डिफेंड उसमें वो कंडीशनली ऑर्डर भी पास कर सकती है कि अगर आप ये कंडीशन आप पूरी करें तो आप इसमें पेश हो सकते हैं, अगर ये कंडीशन आप पूरी नहीं करते तो आप इस केस में पेश नहीं हो सकते। उस पर कोई भी कंडीशन जो है वो इम्पोज कर सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर या उसकी लीव टू डिफेंड रिजेक्ट हो जाती है या वो उस कंडीशन को पास नहीं करता, उसको फुलफिल नहीं करता, पूरा नहीं करता, तो जो अदालत है वो केस को फाइनल डिग्री कर देगी, फैसला सुना देगी। ठीक हो गया। उसके बाद अगर द एप्लीकेशन फॉर लीव टू डिफेंड शैल बी ड्यूली वेरीफाइड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कोड एंड शैल बी कंपेयर्ड, कि जो लीव टू डिफेंड है उसमें उतनी कॉपीज, उतने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी जो एक दावे का मुकम्मल प्रोसीजर होगा, वही सारे डॉक्यूमेंट्स जो तरतीब जैसे हम जवाब दावे के साथ डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं ऐसे ही सारे वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लीव टू डिफेंड के साथ लगाए जाएंगे। उसके बाद सेक्शन 9 है ई फाइलिंग्स ऑफ प्लीडिंग्स, तो जो गवर्नमेंट है वो उसका जो सेक्रेटेरिएट होगा, ठीक है, वो इस सारे डॉक्यूमेंट, इस सारे पहले भी आपको बताया कि सारे डाटे को एक तो कंप्यूटर में सेव करेगा और दूसरा जो गवर्नमेंट है वो जो प्लीडिंग्स हैं, जो रिटन सबमिशंस हैं या जो हियरिंग्स ऑफ पार्टीज़ हैं वो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स भी ले सकती हैं, थ्रू कंप्यूटर मेल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। उसके बाद सेक्शन 10 है, ये प्रोसेस ऑफ समन्स है। इसमें यह है कि बैक वक्त जो एक ज़ाब्ता दीवानी में समन का तरीक़ेकार बताया गया उसके मुताबिक समन जारी होंगे, अखबार इश्तिहार जारी होगा। ठीक है, जो भी एक तरीक़ेकार होगा वो ऐसे ही इतला दी जाएगी। अब आ जाते हैं सेक्शन 11 डिस्पोजल ऑफ सोर्स। डिस्पोजल ऑफ सोर्स में ये है कि जो कमर्शियल कोर्ट है उसने 180 दिन के अंदर अंदर जो वो फैसला, दावे का फैसला करना होता है। ठीक है, उसमें दो मौके, दो एडजर्नमेंट्स जो दी जा सकती हैं। ठीक है, और ये तकरीबन 6 माह का पीरियड बनता है। 6 माह के अंदर अंदर उस दावे को उन्होंने उसका जो है वो फैसला करना होता है। और जो डिफरेंस बिटवीन एडजर्नमेंट्स होगा वो 7 दिन से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, जो तारीख अल्तवा डाली जाती है वो 7 दिन से ज़्यादा नहीं होगा। और अगर डिफेंडेंट जो है वो अपीयर ही नहीं होता तो जो कोर्ट है वो शैल प्रोसीड टू डिस्पोज ऑफ द सूट ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल बिफोर, जो उसके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे उस पर जो अदालत है वो सेक्शन 11 सब सेक्शन 3 ऑर्डर फाइनल कर देगी। उसके बाद क्या होता है, सेक्शन 12 डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट्स।
कि जुर्माने के हवाले से ये सेक्शन है कि कोई भी किसी भी फ़ीस, किसी भी जुर्माना वो विटनेस को बुलाने के लिए कोई लीगल फ़ीस है, वो सारे उसका जो अदालत है वो ऑर्डर कर सकती है, ठीक है। और वो टू प्लेंटिफ होगा कि वो कोर्स, वो सारी चीज़ें अदालत में पे करे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी सेक्शन 13 एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज। जो डिक्री है उसकी इजरा इस ज़ाब्ते के तहत, इस सेक्शन के तहत 30 दिन के अंदर अंदर तकरीबन वो इजरा जो है उसको उसमें अटैचमेंट कुर्की भी करवा सकते हैं, किसी चीज़ को सेल भी करवा सकते हैं, ठीक है। यानी कि अजरा को उन्होंने नाफिज करना और अजरा को जितनी जल्दी हो सके ऑर्डर की अजरा एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट करनी है। और अगर कोई शख्स जो है वो ऑर्डर को इसकी ऑर्डर में डिले कर रहा है, मेलाफाइडी के तौर पर वो सेल ऑफ प्रॉपर्टी के हवाले से प्रॉपर्टी को सेल नहीं होने दे रहा, तो जो अदालत है उसे पेनल्टी भी दे सकती है। अब सेक्शन 14 ट्रांसफ़र ऑफ पेंडिंग केसेस। सेक्शन 14 ये कहता है कि जैसे ये कमर्शियल कोर्ट का क़याम आया, इस नोयत के जितने भी दावा जाते हैं, जितने भी अपील्स हैं, जितने भी अजरा हैं, वो ऑटोमेटिकली जो कमर्शियल कोर्ट है उसमें ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी और जिस स्टेज पर भी हों वो आगे कमर्शियल कोर्ट जो है वो उनका फैसला करेगी। उसके बाद आ जाता है जी सेक्शन 15 है कमर्शियल एपलेट ट्रिब्यूनल्स, कि जहाँ पर जो है कमर्शियल कोर्ट है उसका एक जज है, उसका जो सरबराह है वो, उसका जो जज है वो डिस्ट्रिक्ट जज होगा। और जो कमर्शियल एपलेट ट्रिब्यूनल है इसमें एक कमेटी होगी जिसके पास अपील दायर होगी और कमेटी में एक चेयरपर्सन होगा, उसके साथ 2 मेंबर्स होंगे और ये 3 अशखास की जो कमेटी होगी ये जजेस ऑफ हाई कोर्ट पर मुश्तमिल होगी, यानी कि जो चेयरपर्सन होगा वो भी जज होगा और उसके अलावा जो मेंबर्स होंगे वो भी जज ऑफ हाई कोर्ट होंगे, ठीक है। और वो अपील को देखेंगे, अपील में अपनी सारे मामलात, अपील में पार्टीज़ को सुनेंगे, वो सारे मामलात वो अपील में करेंगे, ठीक है। अब सेक्शन 16 के मुताबिक आपने अपील दायर करनी होती है। अब सेक्शन 16 ये कहता है कि जो कमर्शियल कोर्ट है उसके ऑर्डर के 30 दिन के अंदर अंदर आप ट्रिब्यूनल एपलेट कोर्ट में आप अपील फाइल कर सकते हैं और जो ट्रिब्यूनल है वो 120 दिन के अंदर अंदर उस अपील को उसका फैसला करेगी और ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है जी सेक्शन 17 है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन के ADR। ये मुसालती मामलात हैं कि जब आपने दावा दायर किया, लीव टू डिफेंड मंजूर हुई या अपील एक्सेप्ट हुई, तो उसके बाद अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की प्रोसीडिंग होगी कि अदालत जो 9B के तहत जो एक मुसालती तौर पर काम करेगी कि अगर पार्टीज़ का आपस में पैचअप हो जाता है तो ठीक, अदरवाइज वो ट्रायल को ऐसे ही लेकर चलेंगे। सेक्शन जो 18 है उसमें जो हाई कोर्ट है वो इसके मुताबिक मुख्तलिफ डायरेक्शंस दे सकती हैं। और उसके बाद सेक्शन 20 है जो फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर है कि जो कमर्शियल कोर्ट का जो ऑर्डर होगा वो फाइनल होगा, वो ना रिव्यू किया जा सकेगा, ना कॉल किया जा सकेगा, ना परमिट किया जा सकेगा, ना ही उसको रिवाइज हम कर सकते हैं। हाँ, अगर उसमें कोई क्लैरिकल, कोई अर्थमेटिकल या टाइपोग्राफिकल कोई मिस्टेक है तो देन आप एक एप्लीकेशन फाइल करके उसको ठीक करवा सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 21 है, ये रिपोर्ट है द रजिस्ट्रार शैल प्रिपेयर एंड प्रेजेंट। जो रजिस्ट्रार है ये रजिस्ट्रार जो है वो एक रिपोर्ट बनाएगा, हर 6 माह बाद ये एक कमेटी को अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। जो कमेटी होगी वो 2 जजेस ऑफ हाई कोर्ट पर मुश्तमिल होगी और उसमें जो सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स वो होगा या उसका नॉमिनी होगा, या सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड या उसका नॉमिनी वो होगा। यानी कि 2 जजेस और 2 सेक्रेटरीज हैं और उसके 3 सेक्रेटरीज हैं। और सेक्रेटरीज तो गवर्नमेंट इंडस्ट्री कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट ये होगा। ये 3 सेक्रेटरीज और 2 जजेस पर यह कमेटी होगी, इसको वो हर 6 माह बाद मुकम्मल जो रिपोर्ट वो जारी करेंगे सेक्रेटेरिएट के हवाले से, कमर्शियल कोर्ट्स के हवाले से। उसके बाद सेक्शन 22 है पावर टू मेक रूल्स है। इसमें जो गवर्नमेंट है वो इसके कमर्शियल कोर्ट्स के हवाले से इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक कोई रूल्स बना सकती है। और सेक्शन 23 है, ये लास्ट सेक्शन है, इसमें जो कि डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव करने के लिए वक्तन फ़वक्तन जो गवर्नमेंट है वो अपने नोटिफिकेशन में इन हदायत का जिक्र कर सकती है।
तो ये था कमर्शियल कोर्ट्स के हवाले से दावे की दायरगी, अजरा और हर मामला को मैंने आपके साथ डिस्कस किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद होगी। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट टॉपिक पर आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।